everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered in our class number 4 of phase equilibrium. In our previous classes, we have learned that what are phases, components, constituents, and the value of R. How do we calculate degree of freedom? And in our class number 3, that is in our previous class, we have started learning about one component system, under which we have covered the system of water. And in our today's class, we are going to cover the system of carbon dioxide and sulfur. So let me just share the screen with you all. And here we are. Yeah. So this is phase equilibrium class number 4, in which our motive will be to study the two systems of carbon dioxide and sulfur as one component system. So let us study about the phase diagram of carbon dioxide. आई होप आप सबको याद होगा जब हमने वाटर का फेज डायग्राम पढ़ा था क्लास नंबर 3 में, और जैसी वहां पे डायग्राम थी बिल्कुल वैसे ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड की बनानी है। बस डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि वहां पे डीपी बाई डी आता था नेगेटिव, यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट होने की वजह से, ये लाइन स्ट्रेट होने की वजह से डीपी बाई डी क्या आएगा? पॉजिटिव। डीपी बाई डी क्या आएगा? पॉजिटिव। डीपी बाई डी पॉजिटिव आने की इंप्लीकेशन क्लास नंबर 2 में क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में मैंने एक्सप्लेन की थी, जहां ये बताया था कि अगर डीपी बाई डी पॉजिटिव है तो प्रेशर इंक्रीज करने पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ये इंप्लीकेशन हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सिर्फ इकलौता यही हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है ट्रिपल पॉइंट का। वाटर के केस में ट्रिपल पॉइंट अलग है, जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमारा ट्रिपल पॉइंट है 56.6 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 5.11 एटीएम। यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि प्रेशर हम यहाँ पे एटीएम में लेते हैं और टेम्परेचर हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं लेते, हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस में। मोर ओवर, अगर आपको किसी क्वेश्चन में एटीएम का या डिग्री सेल्सियस का कुछ और कन्वर्जन देके देखा है, तो अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज लर्न है तो आप उसकी इंटर कन्वर्जन कर सकते हो, बट अदरवाइज एग्जामिनर आपको इन्हीं यूनिट्स में ही पूछ सकता है, इसके ज्यादा चांसेस है। ठीक है जी। बाकी हमें मालूम है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एरिया कर्व पॉइंट पे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको जरा से भी कंफ्यूजन है, देन आई वुड सजेस्ट डू वॉच क्लास नंबर 3 एंड आफ्टर दैट वॉच क्लास नंबर 4. So this is all about phase diagram of carbon dioxide. Now let us move towards learning and understanding the phase diagram of sulfur. फेस डायग्राम ऑफ सल्फर थोड़ी सी डिफरेंट है, हालांकि अगर आपको प्रीवियस टॉपिक्स आते हैं तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सल्फर की कितनी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, सल्फर की हमारे पास 4 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है। एक एग्जिस्ट करती है मोनोक्लिनिक, देन वी आर हैविंग रोम्बिक, आफ्टर दैट वी आर हैविंग द लिक्विड फेज ऑफ सल्फर, एंड देन वी आर हैविंग वेपर। वेपर फेज आपको मालूम है गैसियस फेज, लिक्विड इज लिक्विड फेज। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो होती है वो सॉलिड होती है। तो यहाँ पे जहां भी मैं इसका जिक्र कर रही हूंगी, मोनोक्लिनिक को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, रोम्बिक को SR से, दिस इज SL एंड दिस इज SV. So now let me draw the diagram of phase diagram of sulfur. यहाँ पे हम सल्फर का डायग्राम बनाते हैं। इधर हमारे पास टेम्परेचर है, इधर हमारे पास प्रेशर है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है जी। इस डायग्राम को हम बार बार यूज कर रहे होंगे, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लूंगी। चलो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या होती है ये डायग्राम। यहाँ पे सेंटर में मोनोक्लिनिक, इधर हमारे पास आता है रोम्बिक, देन वी आर हैविंग SV एंड हियर वी आर हैविंग SL। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड और वेपर फेज इस तरीके से होते हैं। If I mention the point, and this is A, B, C, D, and here we are having F, and here we are having E. Fine. So, areas. सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। तो let me just take the area of like this A, B, C, D line. ठीक है। ये सारा एरिया अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस एरिया में अगर कोई भी पॉइंट आपको एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे G पॉइंट दे दे और ये पूछे कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड to
डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ दिस जी, या इस जी के बारे में जानने के लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए। तो हम अपना फेज रूल लगाएंगे, दैट इज एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंपोनेंट सिस्टम, देयरफॉर सी की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेपर फेज है, इसलिए यहाँ पे ये -1 आएगा, और देन वी विल बी हैविंग 2। ठीक है, तो 1 - 1 + 2 क्या आ जाएगा, 0 + 2 यानी कि 2। यानी हमें मिनिमम टू मिनिमम 2 वेरिएबल्स चाहिए अगर हमें जी पॉइंट के बारे में बताना है। अब इसी चीज को मैं जनरलाइज कर सकती हूँ, यही एरिया नहीं, कोई भी एरिया आपको कहीं भी पूछ लिया जाए, चाहे इसका एरिया पूछ लिया जाए रोम्बिक वाले का, चाहे आपको लिक्विड वाले का एरिया पूछ लिया जाए, मतलब इसमें कोई एरिया में कोई पॉइंट देके पूछ लिया जाए, चाहे इस वाले पोर्शन से एरिया देके पूछ लिया जाए, concept will be the same. You will be seeing कि यहाँ पे degree of freedom will be 2. That is, you require at least 2 minimum variables to determine the state of the system. Fine. So area में अगर आपको कोई भी point दिया जाता है तो आपको 2 variables चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे कर्व्स की। तो I am just reutilizing this diagram. यहीं पे मैं changes करूंगी और यहीं पे मैं रब करके आपको शो करके दिखाती रहूंगी। ठीक है जी, क्योंकि बार बार डायग्राम बनाने से टाइम वेस्ट होगा और वीडियो लंबी होगी। तो अब हम बात करते हैं कर्व की। तो हम कर्व ले लेते हैं, जस्ट सपोज मैं मार्क कर देती हूँ, बीसी कर्व ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले रहे हैं बीसी कर्व। ठीक है, तो इस कर्व के ऊपर स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे कि हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर इक्विलिब्रियम में है वेपर सल्फर के साथ। ऐसा ही है, मोनोक्लिनिक वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है, देन F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंपोनेंट सिस्टम, दैट इज वाई कंपोनेंट की वैल्यू 1, एंड सिंस देयर आर 2 phases, दैट इज वाई यहाँ पे 2 and 2 + 2 that will give us 1. So degree of freedom is equal to 1. Even if you want to re-verify कि कंपोनेंट 1 है, तो आप कंपोनेंट को S माइनस R से निकालिए। S होते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे 2 है। एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन की वजह से 2 - 1 आ जाएगा, एंड देन यू विल बी हैविंग 1. सो दिस वेरीफाइज दैट आवर कंपोनेंट इक्वल्स टू 1 ओवर हियर। सो 1 - 2 + 2 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो BC की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी कर्व लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको सारी की सारी कर्व्स लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, और आपको ये भी बताऊंगी कि उन कर्व्स के ऊपर क्या क्या ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी कर्व ले लीजिए आप, हमारे पास बहुत सारी कर्व्स हैं। आप AB ले लीजिए, BC ले लीजिए, ठीक है, CD, CF, FB, whatever you want to take, you can take, and you can also take EF. Let me just write it in a wonderful, beautiful way. So this is CF, and you are having EF, and then you are having FB. ठीक है, तो ये है। अब AB की बात करते हैं। AB के ऊपर रोम्बिक और वेपर वाला फेज इक्विलिब्रियम में है। BC के ऊपर SM और SV है। CD के ऊपर SL और SV है, SL और SV. Then if you talk about CF, then you're having SM and SL. ठीक है, SM then SL. If you want to talk about EF, then you will be seeing that here you are having SL and SR in the equilibrium. SL and SR. And if you see that what about FB, then this is SR and SM. SR and then SM. So as I mentioned earlier, rhombic जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। तो सॉलिड टू वेपर में जाना कौन सी प्रोसेस कहलाता है? ये कहलाता है सब्लिमेशन। मोनोक्लिनिक टू वेपर में जाना भी सब्लिमेशन कहलाता है। लिक्विड टू वेपर जाना वेपराइजेशन प्रोसेस का जिक्र करना हो गया। मोनोक्लिनिक टू लिक्विड में जाना फ्यूजन हो गया, या लिक्विफैक्शन हो गया, या मेल्टिंग हो गया। ठीक है, लिक्विड टू रोम्बिक में जाना या रोम्बिक टू लिक्विड में जाना, एक्चुअली यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, दैट रोम्बिक टू लिक्विड में जाना। ठीक है, तो रोम्बिक टू लिक्विड में जाना, सॉलिड टू लिक्विड में जाना, क्या हो गया आपके पास? अगेन फ्यूजन, लिक्विफैक्शन। रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक जाना, ये दोनों की दोनों सॉलिड स्टेट है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन है। यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन।
So we are just writing like that over here. And in सब curves के ऊपर हम देखेंगे that f is equal to c minus p plus 2. That's why we are having components as like आपके पास component हो गए यहाँ पे 1, phases हो गए 2, तो 1 minus 2 plus 2 will give you 1. Means we require at least one or minimum one variable to represent any point over the curve. तो curve के ऊपर कोई भी point की degree of freedom आएगी 1. And I've also told you in the previous class कि जब भी हमारे पास degree of freedom 1 है, then we will be saying कि ये monovariant है. जब degree of freedom 2 है, then we will be saying that this is bivariant. ठीक है? तो ये हमें याद रखना है. कर्व के बारे में हमने सीखा. अब हमें कर्व्स के बारे में पता चल गया है. कर्व क्या होती है, इनके ऊपर स्टेबल स्टेट्स में इक्विलिब्रियम होता है. जैसे रोम्बिक एक स्टेबल स्टेट है, एसबी एक स्टेबल स्टेट है. तो स्टेबल फेजेस के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो हमें कर्व्स के जरिए पता चलता है. लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसी भी कर्व्स देखने को मिलती हैं सल्फर के केस में जहां पे मेटास्टेबिलिटी देखने को मिलती है, मेटास्टेबल कर्व देखने को मिलती है. मेटास्टेबल का मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेज होना है जो कि अपने आप में तो स्टेबल नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसमें एग्जिस्ट करती है. तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि मेटास्टेबल स्टेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होती है. मेटास्टेबल स्टेट एक इंटरमीडिएट स्टेबल होती है जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, नॉट सो स्टेबल, एंड इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेज. ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है ये जो हमें सल्फर में देखने को मिलती है. ठीक है जी. यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम कर्व्स की बात कर रहे थे नॉर्मल, तो वहां पे इक्विलिब्रियम का साइन बना रहे थे, जैसे सपोज एस वी और एस एल. तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों स्टेट्स जो थी वो स्टेबल स्टेट्स थी और इनके अंदर ट्रू इक्विलिब्रियम था. ठीक है, दोनों साइड से ही हम अचीव कर सकते थे. यहाँ पे ये था ट्रू इक्विलिब्रियम, ये दोनों स्टेट्स थी ट्रू इक्विलिब्रियम में. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट भी देखने को मिलती है जहां पे ट्रू इक्विलिब्रियम ना होकर कुछ ऐसी बीच की अवस्था का इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, विच इज कॉल्ड एज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. ट्रू इक्विलिब्रियम दोनों साइड से अचीव हो सकता है, यानी वेपर लिक्विड में बदल सकता है और लिक्विड वेपर में बदला जा सकता है. लेकिन मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक साइड से ही अचीव किया जाता है. इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको वाटर की देना चाहूंगी कि जैसे वाटर एट -2 डिग्री सेल्सियस इज रिप्रेजेंटिंग द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. वाटर एट -2 डिग्री सेल्सियस को लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वाटर को कूल करते करते -2 तक लेके जाओ. आपने वाटर लिया, ठीक है, आपके पास किसी टेम्परेचर पे वाटर अवेलेबल है और अब आप उसको कूल करते करते -2 स्टेट के ऊपर लेके जा रहे हो. इसको बहुत केयरफुली लेके जाना होता है, आपको मैकेनिकली स्टीयरिंग नहीं करनी होती, कोई इम्प्योरिटी नहीं लेके आनी होती इसमें किसी भी तरीके की, और बिल्कुल एज इट इज इसको प्रोसीड करवाना होता है, बहुत स्लोली स्लोली, बहुत विजिलेंस से. कहीं भी अगर आपसे थोड़ा बहुत भी हेर फेर होती है तो वो वाटर साथ के साथ आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. वो -2 पे आपको वाटर स्टेट में नहीं मिलेगा, लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेगा. वाटर जो है वो -2 पे लिक्विड स्टेट में नहीं मिल पाएगा अगर आपने जरा से भी लापरवाही कर दी, जरा सा इंप्योरिटी आ गई, या जरा सा टेम्परेचर प्रेशर का चेंज आ गया, या जरा सा मैकेनिकली स्टरिंग मिल गई. तो यानी वाटर को केयरफुली -2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाया जा सकता है और इस स्टेट को मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट बोली जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ इसी वे से ही अचीव किया जा सकता है. अगर आप कल को ये सोचो कि आइस को अगर हम मेल्ट करवा के वाटर में आइस को मेल्ट करवा के किसी तरीके से वाटर एट -2 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, तो वो स्टूडेंट्स पॉसिबल ही नहीं है, वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है. ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस तरीके की अवस्था को आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो, और जोन सी स्टेट को आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो, उसको मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट बोली जाती है. और ये इतनी स्टेबल नहीं होती, ये सिर्फ शॉर्ट लिव्ड स्टेट होती है. जरा सा भी प्रॉब्लम आने पे या जरा सा भी हेरफेर होने पे ये साथ ही साथ चेंज हो जाता है अपनी स्टेबल स्टेट. ठीक है, तो ये एक जरा सा मेरे को आइडिया देना था कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटास्टेबिलिटी या मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सल्फर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जैसे अभी आपने कर्व्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही सल्फर में आप मेटास्टेबल कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे. सल्फर में आपको
बेसिकली सिल्वर में आपको देखने को मिलती है 4 मेटास्टेबल कर्व। एक कर्व आपको यहाँ देखने को मिलती है। ये कैसे देखने को मिलती है स्टूडेंट्स? जैसे ये आप बीजी लिख दीजिए, ये बीजी कर्व एक आपकी क्या है, मेटास्टेबल कर्व। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से फेजेस इक्विलिब्रियम में है। बीजी को हमने कैसे ऑब्टेन किया है? बीसी को एक्सटेंड करके, बीसी को एक्सटेंड किया और बीजी हमारे पास ऑब्टेन हो गई। अब बीसी के ऊपर आपके पास एसएम और एसवी इक्विलिब्रियम में था, तो हमने बीजी के ऊपर भी यही दो स्टेट्स इक्विलिब्रियम में रखी। तो जहां से ओरिजिनेट हो रही होगी उसी को हमने इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ए बी कर्व है इसको अगर एक्सटेंड करें एक पॉइंट तक, ठीक है, ए बी को अगर एक्सटेंड करें, एक्सटेंड किया ए बी को, सो वी आर गेटिंग बी एच। हमें क्या मिल रहा है? बी एच। अब बी एच का क्या होगा? ये होगा जो ए बी के ऊपर इक्विलिब्रियम में है। तो ए बी के ऊपर एस आर और एस बी फेजेस इक्विलिब्रियम में है, सो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग एस आर एंड एस बी ओवर हियर। फाइन। नाउ वी विल बी सीइंग कि अगर EF को एक्सटेंड किया जाए तो हमारे पास EF को एक्सटेंड करके क्या मिलता है? EF को एक्सटेंड करके हमें मिलता है FH। EF के ऊपर SR और SL इक्विलिब्रियम में थे, इसलिए हमने यहाँ पे SR और SL इक्विलिब्रियम में डाले। नेक्स्ट 4 मेटास्टेबल कर्व्स हैं, तो अगली देखिए, CD को अगर आप एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो यू गेट CH। कैसे मिला? CD को एक्सटेंड करके। तो CD पे SL और SV इक्विलिब्रियम में था, तो SL और SV हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम में लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास मेटास्टेबल कर्व। ठीक है, अब हमें चेकआउट करना है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। C इज इक्वल टू 1, फेजेस 2 ही हैं, तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। इट विल गिव अस 1 माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 1। यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1। तो कोई भी कर्व है वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहने वाली है? 1 रहने वाली। क्लियर दैट? ये हमारे पास क्या हो गई है? 4 मेटास्टेबल कर्व्स। कितनी हो गई है? 4 मेटास्टेबल कर्व्स। मेटास्टेबल कर्व क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा पोच पोच ना लगे। ये डायग्राम बार बार ड्रॉ करने से बेटर ये है कि मैं एक ही टाइम पे इसको बना के रखूं। ठीक है, अब मैं आपको मेटास्टेबल कर्व में 4 बता चुकी हूँ। अब हमें डिस्कस करना है ट्रिपल पॉइंट और मेटास्टेबल का ट्रिपल पॉइंट। हमने अभी तक डिस्कस किया है एरिया कर्व, मेटास्टेबल कर्व। मेटास्टेबल कर्व जो होती हैं वो 4 होती हैं, उनमें कौन कौन सा फेज इक्विलिब्रियम में है हमने वो जान लिया। अब हम जानेंगे कि ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे कैसे है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के केस में ट्रिपल पॉइंट हमारे पास एक थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल पॉइंट एक नहीं हो सकता। कारण ये है, ट्रिपल पॉइंट वो होता है जहां पे आपके पास चारों के चारों फेजेस इक्विलिब्रियम में हो। यहाँ पे चारों के चारों फेजेस इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है? मैक्सिमम फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमारे पास 4 फेजेस हैं। अगर आप 4 फेजेस को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश भी करते हो तो आपके पास क्या आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। क्योंकि ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है तो यहाँ पे 1 माइनस 4 प्लस 2 आ जाएगा। 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1। तो F इज इक्वल टू -1 इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 हो नहीं सकती है, कोई तुक नहीं बनती है। इस वजह से ये चारों के चारों फेजेस इक्विलिब्रियम में आने इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट हमें देखने को जो मिलता है वो देखने को मिलते हैं 3, B, C और F। B, C और F है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट, और ये स्टेबल ट्रिपल पॉइंट है, ट्रू इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे B की बात करें तो B में हमें कौन कौन से फेजेस देखने को मिलते हैं? R, M और V। इन तीनों का इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है B के ऊपर। ठीक है जी। फिर हम देखते हैं किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे सी के बारे में। सी भी हमारे पास एक ट्रिपल पॉइंट है। ठीक है, अब सी के बारे में पढ़ते हैं कि सी के ऊपर कौन कौन से फेजेस इक्विलिब्रियम में है। एस बी, एस एल और एस एम। कौन कौन से है? एस बी, एस एम और एस एल। इसी तरीके से अगर हम
F पॉइंट के ऊपर देखें तो F पॉइंट के ऊपर SR, SM and SL are in equilibrium. So we are having SR, SM and SL in equilibrium over here. Fine. Now if you want to find out that what are the degree of freedom, so it will be F is equal to C minus P plus 2. We know that कि यहाँ पे one component system है और तीन phases equilibrium में है. So 1 minus 3 plus 2 will give us 0, यानी no single variable is required to explain the positioning of triple point. Reason triple point already fixed होता है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं देखने को मिलेगा. दिस इज नॉन वेरिएंट. व्हाट इज दिस? नॉन वेरिएंट. ये वेरी नहीं करता, ये फिक्स होता है. ठीक है जी. तो ये हमने जो अभी हमने पढ़े स्टेबल ट्रिपल पॉइंट्स. अब हम पढ़ेंगे मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट. DCF, ये तीन हमारे पास ट्रिपल पॉइंट थे. मेटास्टेबल कर्व्स हमारे पास 4 थी. कर्व्स हमने देख ली है. नॉर्मल कर्व्स हमारे पास कितनी थी? वो 6-7 बन रही थी, वो हमने बना के देख ली थी. अब हम देखेंगे मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट. मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट को आप एक पॉइंट पे यहाँ पे H से डिटरमाइन कर दीजिए. ठीक है, यहाँ पे आपके पास SR, SL और SV इक्विलिब्रियम में होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेटास्टेबल का ट्रिपल पॉइंट 3 कर्व से आ रहा है. एक तो इस वाली कर्व से जहां पे SR और SV इक्विलिब्रियम में है, SR और SV इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, एक इस वाली कर्व से जहां पे SR और SL इक्विलिब्रियम में है. फिर एक इस वाली कर्व से जहां पे SL और SV इक्विलिब्रियम में है. SL, व्हाट इज दिस? लिखा नहीं क्या? यहाँ पे SL और SV इक्विलिब्रियम में है. ठीक है जी. सो अब हम देखते हैं, एक सेकेंड, ये हाँ SL और SV. तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि इन सबको अगर हम मिला दें, ठीक है, SR, SV और SL, यहाँ पे कहीं भी मोनोक्लिनिक का जिक्र नहीं आया. मतलब यहाँ पे मोनोक्लिनिक फेज जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. वैसे भी मैंने बताया था कि चारों के चारों नहीं आ सकते हैं, 3 ही आएंगे. 3 कौन से हैं? ये वाले हैं मेटास्टेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मेटास्टेबल पॉइंट 3 कर्व से मिलके बन रहा है और तीनों का हमने कंबाइन करके ये बनाया है. ठीक है, तो अब आपको क्या पता चल गया? 4 आपके पास मेटास्टेबल कर्व है, एक मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है. अब हमें देखना है ट्रांजिशन पॉइंट. ट्रांजिशन पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको. ट्रांजिशन पॉइंट किसको बोला जाता है स्टूडेंट्स? ट्रांजिशन पॉइंट बोला जाता है जहां पे रोम्बिक सल्फर. ट्रांजिशन पॉइंट किसको बोला जाता है? जहां पे रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक के साथ ट्रांजिशन करें. मैंने बताया था ना कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक ट्रांजिशन करते हैं. 95.6 डिग्री सेल्सियस पे ये ट्रांजिशन करते हैं. ठीक है, C इज इक्वल टू F माइनस P प्लस ऑप्स, क्या बात कर रही हूँ मैं यार. हाँ, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट 1 है, फेजेस 2 हैं. तो यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम ट्रांजिशन पॉइंट के बारे में बता सकते हैं. ट्रांजिशन पॉइंट कब है? जब रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज हो रहा है. अगर आप बिलो 95 डिग्री सेल्सियस से जाते हो तो आपको रोम्बिक देखने को मिलता है. 95.6 से नीचे जाते हो तो रोम्बिक देखने को मिलता है. 95.6 से ऊपर जाते हो तो आपको मोनोक्लिनिक देखने को मिलता है. ठीक है, तो ट्रांजिशन में क्या है? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक एक दूसरे में ट्रांजिट करते हैं. 95.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे रोम्बिक देखने को मिलता है और 95.6 से अबव 95.6 से अबव हमें मोनोक्लिनिक देखने को मिलता है. ठीक है, इफ यू वांट टू सी कि 95.6 डिग्री सेल्सियस जहां पे ट्रांजिशन हो रही है वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो वो अभी हमने कैलकुलेट किया था. 1 कंपोनेंट है और 2 फेजेस हैं इक्विलिब्रियम में. सो यू आर हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम for this point. But if someone asks कि below 95.6 degree Celsius या above 95.6 degree Celsius, below transition point या above transition point F क्या है, तो वो आप लिखेंगे F is equal to C minus P plus 2. यहाँ पे कंपोनेंट्स आपके पास कैसे आएंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना. कंपोनेंट तो 1 ही आएगा, ये हमें मालूम है, ये तो मालूम है ना.
जब कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वन कंपोनेंट सिस्टम है तो वन नहीं आएगा, लेकिन फेज एक होगा यहाँ पे, क्योंकि रोम्बिक ही एग्जिस्ट कर रहा है या फिर मोनोक्लिनिक ही एग्जिस्ट कर रहा है। 95.6 से नीचे सिर्फ और सिर्फ रोम्बिक एग्जिस्ट कर रहा है, तो फेज आएगा वन। 1 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से अगर 95.6 से अबव लेते हो तब भी आपके पास फेज एक ही है, तो वहां पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2। तो मतलब बिलो 95.6 डिग्री सेल्सियस और अबव 95.6 डिग्री सेल्सियस system is bivariant. You need at least two variables to determine the state. सो आई होप आपको ये सल्फर का समझ आया होगा। ठीक है, मैंने यहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आई होप आपको सच में समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एज आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स कीप आस्किंग ऑन सम अदर डाउट्स फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ केमिस्ट्री इन द कमेंट बॉक्स, बट आई वुड जस्ट प्रेफर कि जो टॉपिक मैंने आपको वीडियो में करवाया होता है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, सो दैट एक किसी और को भी कोई डाउट आता है तो वो उसको रेफर कर सके। वो ज्यादा कन्वीनियंट है आंसर करना भी और आप लोगों के लिए रेफर करना भी। सिलेबस मैं पूरा करवा रही होंगी, तो जैसे जैसे वीडियो आती है वैसे वैसे वीडियो के रिगार्डिंग आप डाउट्स पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।